स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के अंतर्गत विवरण समावयवी या डाइस्टीरियोमर्स के बारे में तथा थ्रियो एंड इरिथ्रियो फॉर्म के बारे में। कल जो हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समावयता के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि प्रतिबिंब रूपी का मतलब है ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ऐसे मिरर इमेज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ऐसे मिरर इमेज एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। और इनेंशियोमर जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उनके अंदर दो रूप पाए जाते हैं, डी रूप तथा एल रूप पाए जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरा रूप और भी हमने देखा था जिसे हम कहते हैं मीजो रूप। और मीजो फॉर्म के अंदर क्या होता है? मीजो फॉर्म के अंदर पाया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस वजह से वो क्या होता है? इस वजह वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कारण उसके अंतर्गत आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कंपेंशन पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये देखा था कि डी और एल को 50-50% जब मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर भी प्रकाशिक रूप से अक्रिय या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका कारण उसके अंदर एक्सटर्नल कंपेंशन या बाह्य प्रतिकार पाया जाता है। ठीक है, उसमें हमने और देखा कि जो एक किरेल केंद्र वाले प्रकाशिक समावयवी या इनेंशियोमर्स क्या होंगे, दो किरेल सेंटर वाले जिसमें समान और असमान किरेल सेंटर वाले क्या क्या होंगे और उनके एग्जाम्पल। इसी रिलेटेड आज बात करेंगे विवरण समावयवी या डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं। तो देखते हैं विवरण समावयवी। विवरण समावयवी या डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमने जो असमान किरेल केंद्र वाले, दो असमान किरेल केंद्र वाले ऑप्टिकल आइसोमर या इनेंशियोमर देखे थे, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल क्या लिया था। जैसे कि मान लो इस तरह के एग्जाम्पल थे जिसके अंदर दोनों किरेल सेंटर क्या थे? दोनों किरेल सेंटर असमान थे। आपको याद रखना है, दोनों किरेल सेंटर असमान थे। ठीक है, अब इसके कितने रूप बन रहे थे? चार रूप बन रहे थे, एक डी और एल और दूसरा भी डी और एल बन रहा था। ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, ये है पहला, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। दो असमान किरेल केंद्र वाले इनेंशियोमर की मैं पहले बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, ये इधर आपके ले लिया Cl, इधर ले लिया OH। ठीक है, H इधर H, तो इधर आ गया Cl, इधर OH, H H CH3 और CH3। इसी तरह से दूसरा फॉर्म लिया था मैंने, इधर मैंने लिख दिया, जैसे कि मान लो इधर Cl है, इस बार लिख लेते हैं यहाँ पे H, इस बार लिख लेते हैं Cl और इधर लिख लेते हैं H। तो OH इधर आ गया और H इधर आ गया। ठीक है, यहाँ इसका इनेंशियोमर बन जाएगा HCl, H H और OH, इसके बाद में ये CH3 और CH3। ठीक है, इस तरह से क्या बनाए हमने? इस तरह से हमने इनेंशियोमर्स बनाए। देखो इसके अंदर क्या है? दो किरेल सेंटर हैं, ये पहला किरेल सेंटर और ये दूसरा किरेल सेंटर। क्लियर? दो किरेल सेंटर वाले यौगिक हैं और दोनों किरेल सेंटर कैसे हैं? असमान है। ये रूप, पहला रूप दूसरे रूप का क्या होता है? मिरर इमेज होगा। क्या होगा? एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। और मिरर इमेज होगा तो हमें इसको क्या कहेंगे? ये एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करता है, तो हम इसको इनेंशियोमर कहते हैं, प्रतिबिंब रूपी कहते हैं। इसी तरह से थर्ड जो है वो फोर्थ का मिरर इमेज है, तो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के क्या होंगे? इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी होते हैं। एक डी होता है तो एक एल होगा, इसमें भी एक डी होगा तो एक एल होगा, तो हम इसे कहते हैं इनेंशियोमर। अब ये विवरण समावयवी क्या होते हैं? तो विवरण समावयवी का मतलब है कि ऐसे आइसोमर, ऐसे प्रकाशिक समावयवी या ऐसे प्रकाशिक रूप से सक्रिय आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे? प्रकाशिक रूप से सक्रिय जरूर होते हैं, तो उन्हें हम एक दूसरे के विवरण समावयवी कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो पहला और दूसरा एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, तो ये कह सकते हैं ये इनेंशियोमर है। विवरण के अंदर मैंने क्या बताया? मिरर इमेज नहीं होंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पहला और तीसरा क्या होगा? एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। देखो कहाँ मिरर इमेज? यहाँ Cl है, यहाँ H है, या OH है, यहाँ पे OH है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं है। तो पहला और तीसरा एक दूसरे का मिरर इमेज क्या है? मिरर इमेज नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं।
क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव क्यों है, देखो क्योंकि किरण केंद्र है, किसी भी तरह का प्लेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, विवरिम समावयवी या मिरर इमेज कहलाते हैं। इसी तरह से मैं बात करूँ सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर की, तो सेकंड और फोर्थ आपस में एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, विवरिम, एक दूसरे के विवरिम रूपी या विवरिम समावयवी कहलाते हैं। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं लेकिन प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, उन्हें हम एक दूसरे का विवरिम रूप या विवरिम समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर कहते हैं। तो डायस्टीरियोमर को समझने के लिए आपको इनेंशियोमर को समझना जरूरी होता है, तो हमने कल इनेंशियोमर को पढ़ लिया था। देखो वापस डिफरेंस देख लो। इनेंशियोमर का मतलब है कि ऐसे यौगिक या ऐसे प्रकाशिक रूप से सक्रिय, या आप ऐसे सिंपल समझ लो, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो वो क्या कहेंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाते हैं और प्रकाशिक रूप से ये सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई, वे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं लेकिन प्रकाशिक रूप से सक्रिय जरूर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का विवरिम रूप कह सकते हैं। और ये समावेता क्या कहलाएगी, डायस्टेरियोमेरिज्म कहलाएगी, विवरिम समावेता कहलाती हैं। और इन आइसोमर को क्या कहेंगे, विवरिम रूपी या विवरिम समावयवी या डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो वापस देख लो, प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय हैं, उन्हें हम डायस्टीरियोमर या विवरिम रूपी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा थर्ड का, सेकंड हो जाएगा फोर्थ का विवरिम समावयवी। अब इनके गुण क्या हैं, अगर इनके गुण देखे जाए, कैरेक्टर्स देखे जाए, तो विवरिम रूपी जो है, सबसे पहली बात तो क्या है, प्रकाशिक रूप से, मैंने पहले ही कहा प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है, क्या है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरी बात, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे होंगे, असमान होते हैं। देखो जब मैंने इनेंशियोमर की बात की तो मैंने कहा कि भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, प्रकाशिक गुण अलग होते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण असमान होते हैं। तो असमान होंगे तो इनका सेपरेशन इजीली किया जा सकता है, अतः इनका पृथक्करण आसानी से हो सकता है। ठीक है, ये लाइन जो है आगे पढ़ेंगे अपन रिजोल्यूशन ऑफ रिसेमिक मिक्सचर, तब ये लाइन वापस आपको काम आएगी। आप इसको रिमाइंड करना कि जो विवरिम समावयवी होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण असमान होते हैं। ठीक है, और ये रूप क्या होंगे, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो ये तो बात आपको पहले पता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूपी नहीं होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें विवरिम समावयवी या डायस्टीरियोमर कहते हैं। क्लियर, तो ये है विवरिम समावयता के बारे में। अब अगला टॉपिक है थ्रियो एंड एरिथ्रियो क्या होता है, थ्रियो रूप क्या है एंड एरिथ्रियो रूप क्या है। थ्रियो एवं एरिथ्रो, जिसे हम ये कह सकते हैं थ्रियो एंड एरिथ्रियो फॉर्म क्या है। तो देखो आपको याद कैसे रखना है, वो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कम से कम 2 कार्बन तो उसमें होना ही चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है आपके टार्टरिक एसिड। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, टार्टरिक एसिड का ही ले लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा। देखो थ्रियो और एरिथ्रियो का मतलब क्या है, आप ई से याद रखना एरिथ्रियो, ई से याद रखना इवन, और टी से याद रखना ट्रांस। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एरिथ्रियो का मतलब ई से याद रखना इवन मतलब समान, टी से याद रखना थ्रियो, थ्रियो का मतलब ट्रांस। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऐसे प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर या कोई भी समावयवी हो सकते हैं, तो ऐसे आइसोमर जिसके अंदर दोनों कार्बन पर या सभी कार्बन पर उपस्थित समान समूह समान साइड में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उसका एरिथ्रोफॉर्म। और जिसके अंतर्गत समान समूह ट्रांसफॉर्म में होते हैं या असमान साइड में होते हैं, उन्हें कहते हैं इसका थ्रियोफॉर्म। तो क्या बोला मैंने कहा कि कोई भी ऐसे यौगिक जिसके अंतर्गत अकिरेल कार्बन पर उपस्थित समान समूह
समान समूह समान साइड में होते हैं, ये समान साइड में है, समान साइड में या समान स्थिति पर होते हैं। तो अकिरणीय केंद्र पर उपस्थित समान ग्रुप समान साइड में होते हैं तो उसे हम कहते हैं एरिथ्रोफॉर्म। क्या कहेंगे? एरिथ्रोफॉर्म। ई से याद रह जाएगा E1, ठीक है, एरिथ्रोफॉर्म। और ऐसे समावेवी आइसोमर जिसमें किरेल केंद्र पर उपस्थित समान ग्रुप असमान साइड में होते हैं या ट्रांसपोजिशन में होंगे। जैसे देखो ये समान साइड तो नहीं है ना, एक OH इधर है तो दूसरा OH इस साइड में है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? ट्रांसपोजिशन में दिख रहा है, ठीक है। या इतना याद रख सकते हो कि असमान साइड में होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका थ्रियो फॉर्म। क्लियर? तो थ्रियो और इरिथ्रियो बिल्कुल क्लियर है। जब किरेल केंद्र पर उपस्थित समान ग्रुप, जैसे OH ग्रुप ले लो, H ग्रुप ले लो, कोई भी ग्रुप जो समान है वो समान साइड में दिख रहे हैं तो ये हो गया एरिथ्रियो। अगर समान ग्रुप समान साइड में नहीं है इसका मतलब वो हो गया थ्रियो फॉर्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं एरिथ्रियो और थ्रियो। अब कोई भी एग्जाम्पल हो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा रूप थ्रियो है, कौन सा रूप एरिथ्रियो है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके सामने कुछ, आप उसमें देखना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये लिया, तीसरा एग्जाम्पल लिया ग्लूकोज का, अब देखो इतने सारे एग्जाम्पल है। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर देखो 2 किरेल सेंटर हैं, 2 किरेल सेंटर पर कौन से समान ग्रुप है? क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन। क्या दोनों क्लोरीन आपको समान साइड में दिख रहे हैं? बिल्कुल, दोनों क्लोरीन हमें समान साइड में दिख रहे हैं। और इधर देखें तो दोनों हाइड्रोजन भी समान साइड में दिख रहे हैं, इनकी दोनों की समान साइड है। तो इसका मतलब जब समान ग्रुप समान साइड में है तो मैं क्या कहूँगी, ये कौन सा फॉर्म बना? ये फॉर्म बना उसका एरिथ्रियो फॉर्म, ठीक है, ई फॉर्म या एरिथ्रियो फॉर्म बन जाएगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो, 2 किरेल केंद्र हैं, उस पर समान ग्रुप, इसका क्लोरीन इधर है और इसका क्लोरीन इधर है ट्रांस में, इसका हाइड्रोजन इधर है और इसका हाइड्रोजन इधर है, मतलब समान ग्रुप समान साइड में नहीं है। तो कौन सा रूप हो जाएगा? ट्रांस रूप हो जाएगा, मतलब थ्रियो फॉर्म इसका हो जाएगा। कौन सा? थ्रियो फॉर्म। अब देखो मैंने लिया एग्जाम्पल ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्मूले में आपको बताना है कि थ्रियो है या इरिथ्रियो है। तो कैसे पता करेंगे? बिल्कुल आसान है। इस साइड में सारे के सारे फॉर्म कैसे हैं? असमान है, एक हाइड्रोजन फिर OH फिर हाइड्रोजन फिर OH, मतलब सारे या तो हाइड्रोजन हो या सारे OH हो तो होगा इरिथ्रियो। अब ऐसा नहीं है तो कौन सा हो गया? ये हो गया थ्रियो। तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी? थ्रियो फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि समान साइड में समान ग्रुप नहीं है तो ये क्या हो गया? थ्रियो फॉर्म कहलाएगी। तो ये कहलाता है एरिथ्रियो और थ्रियो फॉर्म। बहुत ही ईजी है उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको विभेदित करना कि कौन एरिथ्रियो है और कौन थ्रियो फॉर्म कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे टॉपिक ही ले रहे हैं अभी, आज तो छोटे छोटे टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला हो गया विभिन्न समावेवी, अभी हो गया थ्रियो एंड इरिथ्रियो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है, उसका नाम है रैसिमिक मिश्रण। मैं बार बार बात कर रही हूँ कि रैसिमिक मिश्रण होता है, तो ये रैसिमिक मिश्रण होता कैसे है और किस रिएक्शन में बनता है? तो रैसिमाइजेशन क्या होता है? एक पढ़ेंगे हम वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन देखो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने पढ़ाया आपको रैसिमिक मिश्रण क्या होता है, कैसे बनेगा, और वाल्डन इन्वर्जन किस में होता है? SN1 SN2 रिएक्शन। इसको एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बताती हूँ आपको रैसिमिक करंट क्या है। रैसिमिक मिश्रण या रैसिमाइजेशन, रैसिमिक करंट क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि जो भी प्रकाशिक समावेवी होते हैं या जो इनेंशियोमर होते हैं, उस इनेंशियोमर के अंदर क्या होगा? 2 रूप होंगे, D होगा और L होगा। हमें पता है इनेंशियोमर तो एक दूसरे के मिरर इमेज होती है, मतलब 2 रूप तो होंगे ही होंगे, एक D रूप होगा और एक L रूप होगा। D रूप को 50% लिया, L रूप को 50% लिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करा के जो मिश्रण बनाया है उस मिश्रण को या मिक्सचर को क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है? एक तो मैंने ले लिया D फॉर्म और एक ले लिया L फॉर्म, किसका? ऑप्टिकल आइसोमर, या उसे हम क्या कहते हैं? इनेंशियोमर।
प्रतिबिंब रूपी, ठीक है। इसके क्या लिए, डी रूप लिए, एल रूप लिए, कितने कितने लिए, 50% ये लिया और 50% ये लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके क्या मिला, मिक्स करके हमें मिला रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। अब मैं कहूँ कि रेसिमिक मिश्रण प्रकाशिक रूप से कैसा होता है, आप बताओ, सक्रिय होता है कि अक्रिय होता है। तो हमें पता है कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या प्रकाशिक रूप से अक्रिय स्वभाव का होता है। कारण क्या है, क्यों होता है प्रकाशिक रूप से अक्रिय, तो आपको पता है हमने दो रूप मिक्स किए, डी और एल। डी का रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज, एल का रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब डी फॉर्म को एल फॉर्म के अंदर मिक्स करेंगे तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन उसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को समाप्त कर देगा, मतलब एक का घूर्णन दूसरे के घूर्णन को समाप्त कर देगा। तो टोटल घूर्णन क्या हो जाएगा, टोटल ध्रुवण घूर्णन उसके अंदर शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाह्य प्रतिकार। क्या कहते हैं, बाह्य प्रतिकार, या उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंशन। बाह्य प्रतिकार या एक्सटर्नल कंपेंशन इसे कहा जाता है। और एक्सटर्नल कंपेंशन या बाह्य प्रतिकार की वजह से जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो कारण समझ में आ गया कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। क्यों, क्योंकि बाह्य प्रतिकार पाया जाता है। बाह्य मतलब दोनों को बाहर से मिक्स कर रहे हैं ना अपन, इसलिए इसको बाह्य प्रतिकार कहते हैं। और कितना 50-50% इसका रूप होता है। तो मिक्सचर के अंदर 50% डी होता है और 50% एल होता है, और इसके मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। और रेसिमिक मिक्सचर का बनना, इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को कहेंगे रेसिमीकरण या रेसिमाइजेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर का बनना, रेसिमिक मिक्सचर का बनना रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण कहलाता है, ठीक है। अब कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो आपको याद रखनी है SN1 अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। SN अभिक्रिया जो है अपन 5th यूनिट पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इसके अंदर SN1 जो अभिक्रिया है उसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। SN1 रिएक्शन जो होती हैं उसके अंदर हम लेते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड जब क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएगा। कार्बोकैटायन आपको पता है कि sp2 संकरण प्लेनर ज्यामिति होती है, समतलीय होता है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल समतलीय ज्यामिति है, मतलब यहाँ से भी आप चाहो तो अटैक करो, यहाँ से भी चाहो तो अटैक करो। तो प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण आने वाला रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा OH समूह, वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है। राइट से अटैक करेगा तो डी रूप बनाएगा, लेफ्ट से अटैक करेगा तो एल रूप बनाएगा, मतलब दोनों रूपों के बनने की संभावना 50-50% होती है। तो 50% डी भी बनता है, 50% एल भी बनेगा, तो टोटल क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, इसको देखना। देखो इसके अंदर क्या लिया जाता है, इसके अंदर हम लेते हैं टर्सरी हैलाइड, ये होता है आपका टर्सरी हैलाइड। इसकी रिएक्शन होती है क्षार की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में। तो सबसे पहले क्या करता है, ये अटैक नहीं करता है, ये हमेशा रिएक्शन कितनी, देखो आप ऐसे याद रखना कि SN1 है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होती हैं। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे में OH आयन उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन बनता है। देखो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया और बना क्या, एक कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन हमें पता है एक मध्यवर्ती है, समतलीय ज्यामिति होती है। अब ये समतलीय ज्यामिति का इस तरह से अरेंज होता है, ये आपका अरेंज हो गया। अब जब अटैक करेगा कौन, OH आयन जब अटैक करेगा तो OH आयन दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मतलब दोनों तरफ से अटैक करने की संभावना 50-50% है। देखो ये इस तरह से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है। जब ये राइट हैंड साइड से अटैक करेगा तो मैं कहूँगी डी रूप बनेगा, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करेगा तो एल रूप बनेगा, मतलब डी रूप 50% बनेगा और एल रूप भी 50% बनेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनने की पूरी संभावना है। अगर ये अटैक करेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो OH आएगा यहाँ पे, ये आपका CH3, CH3 और CH3। इसी प्रकार से जो OH समूह है वो राइट हैंड साइड से अटैक करेगा तो OH आएगा इधर,
ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अब जब देखो ये आगे हम पढ़ेंगे वैसे D और L का निर्धारण कैसे करना है। अभी जब राइट हैंड साइड में होता है तो इसका D रूप बनता है और इधर होता है तो L रूप बनता है। या मैं कह सकती हूँ ये D फॉर्म बना और ये L फॉर्म बना। कितने परसेंट? 50% ये बनेगा तो 50% ये भी बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर अटैक करता है। इसकी ज्यामिति समतलीय है, प्लेनर है, इस वजह से ऐसा हो पाता है कि ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। इधर से अटैक किया, किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से तो L रूप बना, राइट हैंड साइड में अटैक किया तो D रूप बना। तो 50-50% संभावना दोनों रूपों के बनने की होती है। इसलिए SN1 मैकेनिज्म के दौरान रैसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये है आपका रैसिमिक मिश्रण, किसे कहते हैं और कैसे बनता है। अब पढ़ते हैं इसी के अंदर वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है। वाल्डन इन्वर्जन या उसे हम कहते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। वाल्डन इन्वर्जन या विन्यास का प्रतिलोमन क्या होता है? तो देखिए वाल्डन इन्वर्जन या हम इसे कह सकते हैं विन्यास प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब क्या है? प्रतिलोमन का मतलब होता है उल्टा होना, जस्ट अपोजिट। D था तो L हो गया, L था तो D हो गया। कब कैसे हुआ? तो इसमें आपको याद रखना है वाल्डन इन्वर्जन का मतलब है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर है उसका जो विन्यास होता है रिएक्टेंट के अंदर, और जब वो रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट बनाएगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर उसका विन्यास उल्टा हो जाएगा, उसका जो विन्यास है वो बदल जाएगा। D का L हो जाएगा और L का D हो जाएगा। तो विन्यास क्या हो गया? अपोजिट हो गया, विन्यास का इन्वर्जन हो गया, प्रतिलोमन हो गया। उसे हम कहता है वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। कैसे समझोगे इसके अंदर? वाल्डन इन्वर्जन जो होता है वो हमेशा होता है SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। कौन सी? देखो SN1 के अंदर रैसिमिक मिक्सचर, SN2 के अंदर क्या होता है? SN2 के अंदर वाल्डन इन्वर्जन होता है। SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर अभिक्रिया है तो आपको याद रखनी है कि एक स्टेप में होती हैं, ठीक है। दो है तो आपको एक ही याद रखना है। तो एक स्टेप में होगी तो एक स्टेप में होगी तो एक स्टेप में क्या क्या होगा? इधर से एक ग्रुप बाहर निकलेगा, इधर से दूसरा ग्रुप अटैक करेगा, सब काम जो है वो एक साथ ही होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट या एक संक्रमण अवस्था बनती है और उस प्रकार से वाल्डन इन्वर्जन होता है। तो आप देखिए मैकेनिज्म देखिए कि किस प्रकार से होगा। देखो वाल्डन इन्वर्जन या SN2 जो रिएक्शन है वो अभिक्रिया, उसके अंदर कौन होता है? रिएक्टेंट। तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड या उसे हम कह सकते हैं मेथिल हैलाइड। जैसे यहाँ टर्सरी लेते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर क्या लेना है आपको? प्राइमरी लेना है। ये बड़े बड़े ग्रुप थे, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये हो गया मेथिल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। अब प्राइमरी हैलाइड पर अटैक कौन करेगा? क्षार अटैक करना है। और मैंने आपको देखो पहले भी समझाया था कि ये जो है OH आयन ये बैक साइड से अटैक करेगा इसके, ठीक है। अब आप कहोगे उसमें क्यों नहीं किया? SN1 में। SN1 में कैसे करेगा? SN1 के अंदर तो आप देखो 3 तो बड़े बड़े ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं, खुद भी बड़ा ही है ग्रुप, खुद यहाँ से पीछे से अटैक करेगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? इस ग्रुप का और इन तीनों ग्रुप के बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जिस वजह से प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण ऊर्जा बढ़ेगी और स्थायित्व घट जाएगा। इसलिए क्या करता है? यहाँ पे पीछे से अटैक नहीं करता है, पहले बंध टूटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर अटैक करता है। SN1 में ऐसा होता है, लेकिन SN2 के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो ग्रुप कैसे छोटे छोटे ग्रुप है, हाइड्रोजन है, छोटे छोटे ग्रुप है आकार के अंदर, OH समूह आसानी से बैक साइड से अटैक कर सकता है। और ये जब पीछे से अटैक करेगा तो ये छोटे ग्रुप है तो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, प्रतिकर्षण भी तो कम हो जाएगा। तो रिपल्शन इतना नहीं होगा तो ऊर्जा भी कम ही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये OH आयन पीछे से अटैक करने जाएगा तो क्या होगा? ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये भी इसको स्पेस देंगे, एक समतलीय संरचना बनाएंगे और इधर से OH आयन पीछे से अटैक कर लेगा, ठीक है। तो एक प्रकार की संक्रमण या एक प्रकार की संक्रमण अवस्था बनेगी कुछ इस तरह से। देखो ये हाइड्रोजन इधर आ गए ऊपर की तरफ प्लेन के अंदर, ये जो क्लोरीन है इसको बाहर निकलना है और ये जो OH है इसको यहाँ पे छूटना है। तो एक प्रकार की क्या बन गई? यहाँ पे संक्रमण अवस्था बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती हैं। ये जो संक्रमण अवस्था बन गई, अब इस संक्रमण अवस्था के अंदर देखो 5 आपको क्या दिख रही है? वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है? 5। होनी कितनी चाहिए? 4। कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती हैं, संयोजकता 5 दिख रही है,
अस्थायी स्टेज होगी। इसका मतलब जो संक्रमण अवस्था बनती हैं वो बहुत ही अस्थायी बनती हैं, उच्च ऊर्जा युक्त बनती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रतिकर्षण होता ही है ना यहाँ पे, तो उच्च ऊर्जा युक्त संरचना बनती है, अस्थायी बनेगी। कार्बन की वैलेंसी 5 होती हैं। एक तरफ से Cl ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसको क्या करना है, बाहर निकलना है, तो वो बंध टूटने वाला है। दूसरी तरफ से OH ग्रुप जो अटैक कर रहा है, मतलब बंध बनने वाला है। तो ये एक ऐसी अवस्था बनेगी जिसके अंतर्गत 2 बंध आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक बंध आंशिक रूप से टूट रहा है तथा एक बंध आंशिक रूप से जुड़ रहा है। तो 2 बंध कैसे हैं, पार्शियली बॉन्डेड या आंशिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ये कहलाती है संक्रमण अवस्था। और उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत ये फिर बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो ये बन गया आपका H H H और ये आ गया OH और Cl- बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो यही आपका रिएक्टेंट था, इसके अंदर OH समूह किस साइड में है, इसके अंदर OH समूह आपका राइट हैंड साइड में है, और जब आपका प्रोडक्ट बना उसके अंदर OH समूह किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्या हो गया, विन्यास कैसा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया ना, विन्यास का प्रतिलोमन हो गया। देखो ये तो है राइट हैंड साइड में अभिकारक के अंदर, और रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के अंदर OH समूह कहाँ आया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ गया। तो विन्यास क्या हो गया, बदल गया, विन्यास विपरीत हो गया या ऑपोजिट हो गया, विन्यास का प्रतिलोमन हो गया। उसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन या विन्यास का प्रतिलोमन। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे छाता है खुला, आपका छाता खुला हुआ है और जैसे ही हवा आती है छाता क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वो कहता है, उसको बोलते हैं अपन वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। छाता सीधा था, हवा आई तो छाता उल्टा हो गया, जस्ट विन्यास का प्रतिलोमन हो गया, वो वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। तो ये है रेसिमाइजेशन और वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन SN2 में होगा और रेसिमाइजेशन SN1 अभिक्रिया के अंदर होता है। क्लियर, तो ये आपके SN1 SN2 रेसिमाइजेशन और वाल्डन इन्वर्जन के बारे में। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में वो पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर का वियोजन। देखो रेसिमिक मिक्सचर तो बना दिया, अब अगर वियोजन करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो अपन जब अगली क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे अपन रेसिमिक मिश्रण का वियोजन या रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमाइजेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और जो बुक्स में एग्जाम्पल दे रखे उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।